दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राज्यसभा के भीतर में खासा हंगामा हुआ। विपक्ष को इस बात का अनुमान बिल्कुल था कि उसकी संख्या सत्ता के सामने कमजोर है, तब भी उसने अपना जोश दिखाया, आक्रोश दिखाया, रोल बुक को फाड़ दिया, टेबल पे खड़े हो गए, माइक को उठा लिया। ये सारे काम उसने किए क्योंकि ये मैसेज लोकतंत्र के मंदिर के भीतर का नहीं है, बल्कि ये मैसेज उन किसानों तक पहुंचाने का है कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। और ऐसे देश के भीतर में कई मौके आए हैं। हमने जब गिनना शुरू किया कि ऐसे कौन कौन से विधेयक अपने तौर पर ऐसे रहे जिसमें इस तरीके का संसद के भीतर हंगामा हुआ, तो बीते 10 बरस में 16 विधेयक मिले ऐसे जिसमें इस तरह का हंगामा हुआ। मैसेज बाहर देना था। अंदर का सच यह है कि हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उस सिस्टम को बदलना नहीं चाहते हैं जिससे इस देश की बहुसंख्य जनता अगर प्रभावित हो रही है तो उसकी भावनाओं का समावेश कैसे संसद के भीतर हो और जो आवाज सांसदों के जरिए निकले वह उनकी आवाज लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक अपने तरीके का विशेषाधिकार संसद के भीतर बैठे हर सांसद को मिल जाता है। वह चुनाव हार भी जाए तो भी पेंशन के तौर पर मिल जाता है। और यह स्थिति देश के विधानसभाओं में भी है। और आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि बीते 6 महीने से यानी मार्च के बाद से अभी तक इस देश के भीतर में किसी भी चुने हुए सेवक ने, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, कोई काम तो नहीं किया होगा, लेकिन उनको वेतन मिलता रहा, उनको पेंशन भी मिल जाती है जब वो चुनाव हार जाते हैं। और तो और आज तो हमें लगता है यह भी सच जान लीजिए, जो लोग चुनाव हार जाते हैं, कुछ अपराध करते हैं, जेल में चले जाते हैं, उनको सजा हो जाती है, फिर भी उन्हें पेंशन के तौर पर टैक्सपेयर का पैसा भारत सरकार, राज्य सरकार देती रहती है। यह कमाल की स्थिति है जो सिर्फ इस देश के लोकतंत्र के मंदिर, विधानसभा या संसद के भीतर बैठे हुए लोगों को ही यह सुविधा मिलती है। यानी एक देश एक बाजार चलेगा, एक देश एक टैक्स चलेगा, एक देश एक झंडा चलेगा, एक देश एक निशान चलेगा, लेकिन इस देश के भीतर में एक देश एक तरह के सांसद और एक तरह के विधायक नहीं चलेंगे। उनकी सुविधाएं अपरंपार हैं, असमानता उनके बीच भी है। ऐसा नहीं है कि हर सांसद अपने तौर पर खूब रईस है, नहीं, उसमें भी कुछ लोग हैं। लेकिन आज सभी बातों का जिक्र करने के लिए हमें लगता है कि आज सांसदों से ही बात पहली शुरुआत की जाए, क्योंकि सांसद जो भी निर्णय लेते हैं, पार्लियामेंट के भीतर में राज्यसभा में हंगामा हो गया तो यह खबर बन गई। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब के बीच एक दिन पहले ही इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल भी पास किया गया है। उस बिल में इस बात का जिक्र है कि जो कंपनी के पास 300 से ज्यादा या 300 के लगभग कर्मचारी हैं, वो किसी को भी हायर फायर कर सकता है, किसी को भी हटा सकता है, निकाल सकता है। उस पर केंद्र सरकार से ना कोई अनुमति लेने की जरूरत है, ना केंद्र सरकार किसी तरीके से दखल देगी, क्योंकि वह चाहती है कि कंपनीज को फ्रीली हैंड दिया जाए। तो 300 कर्मचारी जिस भी कंपनी में काम करते हैं उनको किसी क्षण भी उनका एम्प्लॉयर हटा देगा, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट लाया जा चुका है। और ये सोशल सिक्योरिटी 2020 भी है अमेंडमेंट, और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड है 2020, यह भी शामिल कर दिया गया। यानी किसी को भी कभी भी हटाया जा सकता है। सरकार ने उस तरफ से आंखें मूंद ली। इतना ही नहीं, एक दिन पहले ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन भी लाया गया। मार्च के बाद से जो महामारी का दौर था उसमें इस बात का जिक्र था कि जो कंपनियों ने बैंक से लोन लिया है वह लोन अगर नहीं लौटा पाती है, जो 90 दिनों की स्थिति होती है, तो उसको हम लोग दिवालिया घोषित करें, एनपीए में वो हिस्सा लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो एनपीए के ऐलान तक पे रोक लगाई है। 28 तारीख को सुनवाई है, देखें क्या निकलता है। लेकिन इसके पक्ष में यह जो विधेयक लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसमें अब कोई भी कंपनी को अगली मार्च तक, यानी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखिए 25 मार्च से शुरू हुआ था मामला, और कहा गया था कि अगले 6 महीने तक जो कंपनी पैसा नहीं लौटा पाएगी, जो बैंकरप्ट अपने आप को कहेगी, जो बैंकरप्सी के तौर पर आ चुकी होगी सामने, अब हम उसको नहीं बताएंगे, अगली मार्च तक 6 महीने और बढ़ा दिया गया। यानी हर के लिए अपने अपने तरीके से सुविधाओं को सत्ता संसद के जरिए ही गढ़ती है और कहती है डेमोक्रेसी तो यही है। तो हमें लगता है कि आज इस संसद के भीतर कुछ और झांकने की जरूरत है, क्योंकि संसद का एक अनूठा सच है। यह अनूठा सच यह है कि संसद में जो सांसद बैठे होते हैं, अगर उनको औसतन सैलरी के तौर पर निकालिएगा, औसतन तकरीबन 5 लाख रुपए उन्हें मिलते हैं एक महीने के।
इसमें डेली अलाउंस भी कुछ शामिल होता है, जो नहीं शामिल होता है उसमें ट्रैवल अलाउंस नहीं शामिल होगा, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होगा, वाटर बिल नहीं होगा, हाउस रेंट नहीं होगा, जो फैमिली को जो सुविधा दी जाती है सांसद को वह भी शामिल नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस अलग से होगा। कुल मिलाकर सुविधाओं का अपरंपार है। लेकिन हम पहले राउंड में 5 लाख ही जोड़ते हैं, 5 लाख रुपए एक सांसद को, यानी 542 सांसद, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दीजिए, 542 सांसदों को पर महीने अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो ये लगभग 27 करोड़ 10 लाख बनते हैं, और इसको अगर आप ईयरली में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये लगभग 325 करोड़ बनते हैं। इंसॉल्वेंसी 1 साल तक लागू है, एनपीए भी कमोवेश माना जा रहा है 1 साल तक लागू होगा। बैंक बताएंगे नहीं किसने कर्ज नहीं लौटाया, किसने क्या कुछ नहीं किया, सारी सुविधाएं 1 साल तक। और जो संसद चल रही है मौजूदा वक्त में, संडे को भी चल रही है, क्योंकि उसे बिल पास करना है, क्योंकि बिल उस लोकतंत्र का एक ऐसा पेंच है जिसके जरिए आप पेंच जब कसते हैं यानी पास करते हैं तो कहते हैं यही तो डेमोक्रेसी है। वो चाहे उसका असर बाहर जन विरोधी हो, चाहे उसका असर एक किसी खास तबका को खूब लाभालाभ देना हो, कुछ भी हो सकता है। सांसद और विधायक का हमने आपसे जिक्र कर दिया। इन सारे लोगों को अगर आप जोड़ते चले जाइएगा और इनकी इकोनॉमी को जोड़िएगा तब आप समझ पाएंगे कि इस देश के बारे में निर्णय लेने की जो इनके पास जो पावर है, उस पावर का इस्तेमाल अगर ये सही तरीके से करें और इनके पास जो बजट आता है उस बजट का इस्तेमाल अपने तौर पर सही तरीके से करें तो फिर शायद इस देश के भीतर में लोकतंत्र का मंदिर लोकतंत्र कहलाएगा। लेकिन वो है नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा संकट भी है, इस संकट को भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि संसद के भीतर भी कितना संकट है। हमने पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भेजा और पूछा था कि ऐसे कितने सांसद हैं जिनकी आय जो है वह 1000% से ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने एक जानकारी भेजी, लेकिन उसमें भी देखिए क्या मुश्किल आई। उसका जिक्र हमने पिछली बार किया था, एक बार उसमें हमने जिक्र किया था जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी, करप्ट इकोनॉमी का जिक्र कर रहे थे। उसमें जो नंबर 1 पे था उसकी संख्या बढ़ी थी 8141% 5 साल में। दूसरे नंबर पर जो थे उनकी संख्या बढ़ी थी 1,32%, 1032%, 1032%। अब आपको यह जानना चाहिए कि जिसकी 8141% बढ़ी, उसकी जो संपत्ति है वह फिर भी करोड़पति नहीं हो पाया, वह भी सांसद है। और जिसकी 1000% बढ़ी वह करोड़पति से और करोड़पति हो गया। इसमें और सुनिए, पिछली बार हमारे पास चूंकि सिर्फ वही डाटा आया था तो हमने जिक्र किया था कि नंबर 1 पे सीकर से चुने जाने वाले सुमेधानंद सरस्वती जी हैं। लेकिन सुमेधानंद सरस्वती जी की त्रासदी क्या है? वह कोई बहुत रईस आदमी नहीं है, एक सामान्य सांसद है। उनकी संख्या, उनके पास जो पूंजी थी 2014 में सिर्फ 34,000 रुपए थी। अब आप कल्पना कीजिए, 34,000 रुपए से 2019 में उनकी जो एसेट्स हैं और जो दिखलाया उन्होंने वह तकरीबन 28 लाख हो गया, फिर भी देखिए 1 करोड़ नहीं पहुंचा। तो सुमेधानंद जी की संख्या इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी 8141% बढ़ गई, तो जाहिर है वो नंबर 1 हो गए। लेकिन उनके पास संपत्ति नहीं है, वो एक सामान्य स्थिति में ही है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा नाम आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 2014 में कितनी संपत्ति थी? 33 करोड़ रुपए। 2019 में कितनी संपत्ति हो गई? 374 करोड़ रुपए। कितनी संपत्ति बढ़ गई। हालांकि जो दिखाया गया उसमें सैलरी है, पार्लियामेंट से मिलने वाली सैलरी है, जो कंपनीज चलती है उसके जरिए जो सैलरी मिल रही है वो मिला गया, जो रेंटल हाउस है उसके जरिए दिखाया गया कि इतनी कमाई हो गई। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के भीतर भी सांसद जो है उसमें ऐसे सुमेधानंद जी जैसे भी सांसद हैं जो कि उस रूप में रईस नहीं है, लेकिन उनकी पूंजी बढ़ गई। और इलेक्शन कमीशन ने जब 1000% से ऊपर किसकी पूंजी बढ़ी है यह लकीर खींची तो उसमें पहला नाम उस शख्स का आ गया जो करोड़पति भी नहीं है। यह एक अजीबोगरीब त्रासदी। इसको लेकर जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो इस देश में गरीबों की हालत, जो पर कैपिटा इनकम है या फिर जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो 32 रुपए पर जीवन जीते हैं या 28 रुपए पर जीते हैं, उनका 28 रुपए से 50 रुपए हो जाना यानी अपरंपार संपत्ति हो जाना होगा। लेकिन इस देश के भीतर में जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी संपत्ति में अगर 10 करोड़ का भी मुनाफा हो जाता है वह भी मायने नहीं रखता, वो भी नेगेटिव में चला जाता है। यह है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का एक अनूठा सच।
तो लोकतंत्र अगर अंक गणित पे टिका हुआ है, अंक गणित अगर पार्लियामेंट के भीतर है और पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए लोग अगर इस बात पे सहमति बताते हैं कि उनको कहां से पैसा उनके पास आना है और कहां पैसा जाना है, तो आप स्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी डेमोक्रेसी पर जनता का भरोसा कब तक रहेगा और किस रूप में रहेगा, और वहां बनने वाले नियम कायदों की रक्षा के लिए इस देश के भीतर में तमाम सिस्टम काम जरूर करेगा, लेकिन एक अविश्वास की स्थिति लोकतंत्र के मंदिर को लेकर ही जनता के भीतर होगी। और आने वाले वक्त में जो किसान आंदोलन करेंगे, जाहिर है जो राज्यसभा और लोकसभा में विधेयक किसानों का पास हुआ है उसके खिलाफ करेंगे। जो लोग मजदूरों को हटाया जाएगा जिन जगहों से, वह भी विरोध करेंगे, कंपनी क्यों हटा रही है। लेकिन अब तो नियम बना दिया गया है कि 300 तक जिनके पास कर्मचारी हैं वो जिसे मन चाहे हायर फायर की स्थिति में आ सकते हैं, कोई दखलंदाजी नहीं होगी, यानी मामला ये कोर्ट में भी नहीं जाएगा। डेमोक्रेसी का ये एक अनूठा सच है, और इस अनूठे सच की आखिरी बात, जनता को ही यह समझना है कि दरअसल वह अपने सेवकों को जब चुनती है कि आप इस रूप में हमारे सेवक के तौर पर हमारी जिंदगी को ठीक कीजिए, तो उसके उस दिलासे में मत आइए, उसके द्वारा किए जा रहे भरोसे को मत समझिए, बल्कि इस बात को समझिए वाकई उसका जुड़ाव उस जनता से है या नहीं है। जिस जनता को 2 जून की रोटी ना मिले तो उसके लिए जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाता है। इस दर्द को पार्लियामेंट के भीतर बैठे लोग समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।